नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज जिस अध्याय की हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है द थ्री ऑर्डर्स, थीम नंबर 6 फ्रॉम क्लास 11th हिस्ट्री। द थ्री ऑर्डर्स यानी कि तीन वर्ग। विच आर द थ्री ऑर्डर्स? तो नंबर 1 इज द क्लर्जीशिप, यानी जो क्रिश्चियन जो प्रीस्ट होते थे। ईसाई धर्म में जो पादरी वर्ग था वो जो पूजा पाठ का काम करते थे चर्च के अंदर। सेकंड जो क्लास थी वो थी नोबेलिटी, लैंड ओविंग नोबल्स, यानी कि राजाओं के द्वारा जिनको अपने नीचे जो नोबल्स होते थे, जिनके पास कुछ विशेष प्रकार के ऑटोक्रेटिक राइट्स होते थे, उनको उस समय मिडेवियल जो यूरोप था उस समय उनको जमीनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। तो इस प्रकार से ये लैंड ओविंग नोबल्स इनको बोला जाता है। और जो थर्ड क्लास है वो हमारी पीजेंट्री क्लास, यानी किसान वर्ग, जिनको हम फार्मर्स के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली दिस इज द क्लर्जीमैनशिप एंड दिस इज द नोबल्स एंड दिस इज द फार्मर्स। तीनों, इनको तीन ऑर्डर इसलिए बोलते हैं, तीनों के अपने अपने काम है और पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में ये अपने अपने फंक्शंस किस प्रकार से मिडिएवल टाइम में कर रहे थे उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो नॉर्मली यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो इस पूरे चैप्टर में हमें उस समय के यूरोप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जितने भी बदलाव हो रहे थे उन बदलावों के बारे में हमें डिस्कस करना है। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि उस समय के फ्रांस में किस प्रकार से नई नई प्रकार की जो सिस्टम था वो हमारे सामने उभर के आ रहा था। एक्चुअली रोमन साम्राज्य का जब से पतन हुआ था, हमने पढ़ा था 4th और 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर। और इसके बाद जब बाइजेंटाइन एम्पायर के बाद जब बाइजेंटाइन एम्पायर का जब धीरे धीरे और पतन होता गया, तो रोमन एम्पायर के पूरे डिक्लाइन के बाद पूर्वी और मध्य यूरोप में अनेक जो जर्मन मूल के लोग थे, हमने पढ़ा था कि जो नॉर्थ साइड से थे वो जर्मन जो ट्राइबल लोग थे वो लगातार रोमन एम्पायर के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो उसके बाद जर्मन मूल के समूह ने इटली, स्पेन, फ्रांस, इन सब क्षेत्रों के ऊपर उस समय अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो किसी भी संगठित राजनीतिक बल के अभाव में, यानी उस समय इस प्रकार कोई स्पेसिफिक कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहां पे डेवलप नहीं हुआ था, इसके कारण ये अलग अलग प्रकार की जनजातियों के द्वारा जो राज्य स्थापित किए गए थे, इनके बीच में लगातार वहां पे युद्ध होते रहते थे। और युद्ध होने का जो मेन जो रीजन था वो सिंपल सा एक ही था कि ज्यादा से ज्यादा भूमि संसाधन को अपने लिए जुटा लेना। क्योंकि उस समय की यूरोप को यदि आप देखिएगा तो यूरोप में उस समय फर्टाइल लैंड थी वो बहुत ही कम थी। जो एग्रीकल्चर का सिस्टम था वो थोड़ा इस प्रकार का था कि प्रोडक्शन था वो बहुत कम था। तो इसलिए मैक्सिमम जितना लैंड रिसोर्स अपने अंडर होगा उतना ही अपने पॉपुलेशन के लिए आप प्रोडक्शन कर पाओगे, साथ ही उतना ही आपका रेवेन्यू रिसोर्स भी बढ़ जाएगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। क्योंकि टैक्स का जो मेन जो रेवेन्यू का जो मेन सोर्स था वो जमीन से होने वाली इनकम थी। तो इस प्रकार से देखेंगे तो जो पूरा सामाजिक ढांचा था उसका जो केंद्र बिंदु था, जो पूरा सोसाइटी का जो पूरा फॉर्मेशन था, उस पूरी सोसाइटी के फॉर्मेशन के मिडिल के अंदर यदि आप देखोगे तो जमीन इंपॉर्टेंट चीज बन के आ रहा था, लैंड एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन के आ रहा था। ठीक है, तो इसी जमीन का डिवीजन कुछ यहाँ पे इन लोगों को क्लेरिजीशिप को दिया गया था, बाकी जमीन इनके अंडर थी और कुछ जमीन का पार्ट इनके अंडर था। और इसी जमीन से होने वाली इनकम के रूप में ये फार्मर्स थे वो अपना टैक्सेशन, कुछ टैक्स वो इन लोगों को पे कर रहे थे क्लेरिजीशिप को, जिसको टाइथ के नाम से आपने 9th क्लास में पढ़ा है, और बाकी टैक्स वो इनके लिए पे कर रहे थे, या फिर इनकी जमीनों के अंदर वो बेगार के रूप में काम कर रहे थे। बेगार उसको बोलते हैं कि बिना किसी मजदूरी लिए वहां पे काम करना। इसके अलावा हम देखते हैं कि रोमन एम्पायर में उस समय तक क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया जा चुका था रोमन एम्पायर में। तो रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद भी ईसाई धर्म है वो रोम में अभी भी चलता रहा, उसके बाद भी वो धीरे धीरे वहां पे ग्रोथ करता रहा। तो चर्च भी है इस प्रकार से यूरोप में एक मुख्य भूमि धारक या राजनीतिक शक्ति के रूप में उस समय स्टेब्लिश हो चुका था, यानी कि चर्च का भी वहां की जमीन के ऊपर, बहुत बड़े हिस्से की जमीन के ऊपर चर्च अपना अधिकार स्थापित कर चुका था। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम तीन ऑर्डर देखते हैं पूरे यूरोप में। इन तीन ऑर्डर के बीच में पूरे यूरोप का सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो डेवलप हुआ है। तो ये तीन ऑर्डर आपके क्लेरिजीशिप, नोबेलिटी और पीजेंट्री क्लास, यानी कि आपके पादरी वर्ग और आपका जो नोबल क्लास है और आपका किसान वर्ग, तीन वर्ग जो कि इस अध्याय का एकदम से फोकस बिंदु है हमारा। इससे अभिप्राय सिंपल सा एक ही है कि इन तीनों ही बिंदुओं के बीच पूरे रोम का हिस्ट्री, पूरे यूरोप का इतिहास, पूरे यूरोप का इतिहास लगभग 300 से 400 शताब्दी के बीच हम पूरे यूरोप का इतिहास इन्हीं के बीच में हम देखते हैं।
तो इसीलिए यूरोप के इतिहास के बारे में यदि आपको अध्ययन करना है तो उसके बारे में, इन तीनों ऑर्डर्स के बारे में जानना, उनकी भूमिकाओं के बारे में जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। These are the three orders। कि इन तीन ऑर्डर से रिलेटेड या उस समय के यूरोप के इतिहास को लिखने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या है, स्रोत क्या है। तो नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है उस समय के। डॉक्यूमेंट्स जो उस समय लिखे गए हैं भिन्न भिन्न चीजों को लेकर, डिटेल्स ऑफ लैंड ओनरशिप कि जमीन के ऊपर जो मालिकाना अधिकार होगा वो किसका अधिकार होगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि वहां पर उस समय लिखाई पढ़ाई के द्वारा जमीन की ओनरशिप को डिसाइड किया जाने लगा था। इसके अलावा यदि आप चर्च के अंदर, हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, जैसे चर्च में वहां पे जो बर्थ, नई को जन्म होता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता था, शादियां होती थी उसका रिकॉर्ड वहां पे होता था, किसी की डेथ हो जाए तो उसका रिकॉर्ड भी चर्च के द्वारा रखा जाता था। तो एक प्रकार से चर्च के जो सारे रिकॉर्ड हैं ये हमें उस समय की फैमिली का स्ट्रक्चर और उस समय की पॉपुलेशन को समझने में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं, कि उस समय की जो फैमिली थी, सब जो परिवार था उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उस समय यूरोप की जो पॉपुलेशन थी उसका स्ट्रक्चर कैसा था, इसके बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ के चर्च से रिलेटेड इन डॉक्यूमेंट से मिलती है। द इंस्क्रिप्शन इन चर्चेज, साथ ही चर्च में इस प्रकार के जब बहुत सारे अभिलेखीय साक्ष्य भी हमें मिले हैं, जैसे चर्च का जब किसी ने निर्माण करवाया तो वहां पे उसके इंस्क्रिप्शन अवेलेबल हैं। तो उस प्रकार के इंस्क्रिप्शन से भी हमें यहाँ के सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सॉन्ग्स एंड स्टोरीज, जब वहाँ पे इस विशेष प्रकार के फेस्टिवल्स होते थे तो उन फेस्टिवल्स में जिस प्रकार के गीत गाए जाते थे, जो बैलेट्स गाए जाते थे लोकल लैंग्वेज में, लोकल डायलेक्ट्स के अंदर, तो उन सॉन्ग्स में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ ही जो स्टोरीज पुराने समय से चली आ रही थी, कहानियां जो कि ओरल रूप से ट्रांसमिट हो रही थी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ, उन कहानियों से भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस समय की सोसाइटी के बारे में प्राप्त होती है। मार्क ब्लॉक एक फेमस हिस्टोरियन है जिन्होंने कि इस समय के यूरोप और विशेषकर जो फ्रांस का इतिहास है उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया है। 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तो उस समय नाजियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन उससे पहले मार्क ब्लोच के द्वारा फ्यूडलिज्म के बारे में एक बहुत गहरा अध्ययन किया गया है। फ्यूडलिज्म का मतलब है सामंतवाद। तो मार्क ब्लॉक ने सिंपल सा जो अध्ययन है उसमें मार्क ब्लॉक का यह मानना था कि यूरोप का जो इतिहास है उस इतिहास को केवल एक ही दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, कि इतिहास को केवल हम इस प्रकार से देखते हैं कि केवल राजाओं की दृष्टि से देखते हैं कि कौन से राजा ने कब उसका जन्म हुआ, कहाँ पे उसने युद्ध किए, कहाँ उसने अटैक किए, उसकी शादी कब हुई, बल्कि इतिहास को देखने की कुछ अलग दृष्टिकोण भी होना चाहिए। और उसी अलग दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग उन्होंने उस समय के यूरोप और विशेषकर जो फ्रांस के अंदर, फ्रांस का समाज, फ्रांस के समाज के अंदर किस प्रकार के आर्थिक रूप से क्या परिवर्तन हो रहे थे, आर्थिक परिवर्तनों की धुरी कहाँ पे थी, और इन सारे परिवर्तनों में किन किन वर्गों की मुख्य भूमिका थी, इसके ऊपर उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया है। और इसी अध्ययन में सामान्यतः उन्होंने जो फ्यूडलिज्म जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अध्ययन किया है। तो फ्यूडलिज्म के ऊपर अध्ययन करने वाले वो फर्स्ट हिस्टोरियन माने जाते हैं, पहले विद्वानों में से एक उनको माना जाता है। उनका तर्क था कि इतिहास की विषय वस्तु केवल राजनीतिक इतिहास, अंतरराष्ट्रीय संबंध या महान व्यक्तियों की जीवनियां यही इतिहास नहीं होता, बल्कि इसके अलावा जो सबाल्टन लोग होते हैं, सबाल्टन का मतलब होता है जो कॉमन पीपल होते हैं, जो गांव देहात में रहने वाले लोग होते हैं, उनसे संबंधित इतिहास भी हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो इसी के अध्ययन के क्रम में उन्होंने जो लोगों के समूह, लोगों के व्यवहार, लोगों की समझ, इसके बारे में जो उन्होंने अध्ययन किया है, तो उसके बारे में उनका पूरे अध्ययन को हमने फ्यूडलिज्म के अंदर समझा है। और फ्यूडलिज्म की बात करने वाले, यूरोपियन फ्यूडलिज्म के ऊपर अध्ययन करने वाले वो प्रथम विद्वानों में से एक माने जाते हैं। मार्क ब्लॉक वाज ए फ्रेंच स्कॉलर हु वर्कड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूडलिज्म। मार्क ब्लॉक जो कि पहली बात की हमने, फ्रेंच स्कॉलर थे, फ्रांसीसी विद्वान थे, जिन्होंने की सामंतवाद के कॉन्सेप्ट के ऊपर अध्ययन किया है। फ्यूडलिज्म को हिंदी में बोलते हैं सामंतवाद, कि उन्होंने इस सामंतवाद के कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना अध्ययन किया है। टू हिम हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री बट इट आल्सो इंक्लूड्स इंटरनेशनल रिलेशंस एंड लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल्स। उनके अनुसार इतिहास केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, केवल राजनीतिक इतिहास लिख देना ही नहीं है, बल्कि इस इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, महान लोगों की जीवनी या जो कॉमन लोग हैं उनकी जीवनी को भी शामिल किया जाना चाहिए। ही स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी इन डिटरमाइनिंग द ह्यूमन हिस्ट्री। ये पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने कि इतिहास और ज्योग्राफी को जोड़ने का आपस में काम किया। ठीक है, अदरवाइज सिंपल सा ये टेक्स्ट होना भी चाहिए। कोई भी हिस्टोरियन है, कोई भी इतिहास का अध्येता है, कोई भी इतिहास पढ़ने वाला, यदि आप भी इतिहास के स्टूडेंट हो, तो जब तक आप इतिहास को ज्योग्राफी की नजर से नहीं पढ़ोगे तब तक इतिहास की समझ बनाना लगभग इम्पॉसिबल टास्क है।
इसीलिए हर चैप्टर में पहले हम उसके ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। जैसे मेसोपोटामिया कल्चर सिविलाइजेशन को हमने पढ़ा तो पहले हमने देखा कि वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की ज्योग्राफी कैसे थी। फिर जब हमने रोमन हिस्ट्री को पढ़ा तो रोमन हिस्ट्री में हमने देखा किस प्रकार से 3 डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में ये महाद्वीप फैला हुआ था, उसकी ज्योग्राफी कहाँ पे थी, इसके जो पड़ोसी एम्पायर जो पर्शियन एम्पायर था वो कहाँ पे स्टेब्लिशमेंट था, कौन कौन से पार्ट्स इसके अंडर में आते थे। तो इसलिए इतिहास की यदि सही प्रॉपर समझ एक डेवलप करनी है तो उसके लिए हमें पहले उसको ज्योग्राफी के साथ पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ज्योग्राफी के साथ हम इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो इसीलिए जो मार्क ब्लॉक थे ही स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द ज्योग्राफी इन डिटरमाइनिंग द ह्यूमन हिस्ट्री। तो मार्क ब्लॉक ने पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री को डिटरमाइन करने में, ह्यूमन इतिहास के बारे में गहरी समझ स्थापित करने में ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट किया एंड द रिक्वायरमेंट टू रियलाइज द कलेक्टिव एक्टिविटीज और अप्रोचेज ऑफ क्लस्टर ऑफ पीपल। और साथ ही उन्होंने इस बात के ऊपर भी जोर दिया कि लोगों के जो कलेक्टिव रूप से जो एक्टिविटीज होती थी या जो क्लस्टर ऑफ पीपल मिलजुल कर जो एक्टिविटी करते थे, हमें उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है इतिहास को समझने के लिए। फ्यूडल सोसाइटी, अब हम देखते हैं फ्यूडल सोसाइटी कैसे काम करती थी, फ्यूडल सोसाइटी होती कैसे थी, सामंतवाद में क्या क्या शामिल होता था। तो नॉर्मली द बुक फ्यूडल सोसाइटी टॉक्स अबाउट द यूरोपियन सोसाइटी बिटवीन द 19 to 1300 एडी स्पेशली ऑफ फ्रांस। तो उनकी बुक जो फ्यूडल सोसाइटी है वो यूरोपीय समाज के बारे में विशेषकर 900 से 1300 ईस्वी के बीच, और वो भी यूरोप में भी विशेषकर जो फ्रांस की सोसाइटी है उसके बारे में बात करती है। इट हैज सिग्निफिकेंट डिटेल्ड सोशल रिलेशंस, इसके अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर जो सामाजिक संबंध थे लोगों के, जो हेरारकी वहां पे डेवलपमेंट हुई थी, एंड द लैंड रिलेटेड अफेयर्स, और जमीन से संबंधित जो भी अफेयर्स होते थे, जमीन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण रूल्स रेगुलेशन थे उन सब के बारे में, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ दैट पीरियड, और साथ ही 900 से 1300 ईस्वी के बीच में जो भी वहां पे सांस्कृतिक रूप से जो डेवलपमेंट हुए थे उन सब के बारे में इस बुक में उन्होंने लिखा है। अब देखिए सिंपल से कुछ लाइन्स है जिनसे आपको पता चल जाएगा कि वहां की सोसाइटी थी वो किस प्रकार से डिवाइडेड थी, वहां की सोसाइटी में कौन कौन मैन प्लेयर्स थे। हेयर बिलो सम प्रे, अदर्स फाइट, स्टिल अदर्स वर्क। सम प्रे का मतलब है कुछ लोग पूजा करते हैं, यानी यहाँ पे क्लर्जीमैन की बात की गई है। अदर्स फाइट, कुछ लोग लड़ाई करते हैं, तो यानी यहाँ पे नोबल क्लास की बात की गई है। एंड स्टिल अदर्स वर्क, और फिर भी कुछ लोग काम करते हैं, तो ये पीजेंट्री क्लास के लिए बात की गई है। ओके। फ्रॉम द बिगिनिंग मैनकाइंड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मानवता की शुरुआत से ही मानवों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अमंग मैन ऑफ प्रेयर्स, पूजा करने वाले लोग, फार्मर्स, पीजेंट्री क्लास, एंड द मैन ऑफ वार, और युद्ध करने वाले लोग। तो ये आपको उस समय के जो बेसिकली बिशप्स के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोसाइटी को 3 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ये सोसाइटी के 3 अलग अलग ऑर्डर्स थे जो उस समय एक्सेप्ट किए जा चुके थे यूरोपियन सोसाइटी में। तो व्हाट इज द फ्यूडलिज्म, की सामंतवाद होता क्या था। सामंतवाद के कॉन्सेप्ट को यदि समझना तो बेसिकली देखिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए शुरुआत में जो किंग होता था वो बहुत ही, रोमन एम्पायर है उसमें हमने देखा हो तो किंग है वो बहुत ही मजबूत है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर कभी जो जर्मन ट्राइबल सोसाइटी है वो अटैक कर रही है, कभी इधर से, साथ ही जो इस साइड से उसके ऊपर एशिया के एम्पायर हैं वो अटैक कर रहे हैं, इधर इस्लाम का भी उदय उस समय तक हो चुका है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं किंग की जो राज सत्ता है वो लगातार धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। ओके। तो अब राजा ने अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए क्या किया कि अपने अंडर में जो रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया। तो किंग ने अपने जो रिसोर्स, अब रिसोर्स क्या है, रिसोर्स मैन रिसोर्स है, वहां पे राजा के पास लैंड। तो राजा ने क्या किया, अपने जो जमीन के जो रिसोर्स हैं ये रिसोर्सेज अपने नोबल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ओके। अब इन नोबल्स का 2 काम होता था। ये नोबल्स पहला काम तो ये करते थे कि जमीन के अंदर खेती का काम करवाते थे, ठीक है। और इस खेती से, इस जमीन से जो इनकम होती थी उस इनकम से एक आर्मी को मेंटेन करने का काम करते थे। इसके अलावा आर्मी के मेंटेन रखने के बाद, अपने सारे खर्चे पानी निकालने के बाद, इनके पास जो भी बच जाता था वो राजा के खजाने में ये लोग जमा कर देते थे। ओके। और इसके नीचे जो तीसरी क्लास है वो आपकी पीजेंट्री क्लास है। तो ये तीनों सिस्टम किस प्रकार से जुड़े हुए थे कि राजा के द्वारा जो नोबल क्लास है उसको जमीन का अनुदान दिया जा रहा है, यहाँ पे लैंड दी जा रही है। अब नोबल क्लास है वो अपनी जमीन का कुछ पार्ट है वो नीचे जो घुड़सवार होते हैं, जिनको नाइट्स बोला गया यूरोपियन इतिहास में, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इस जमीन को यहाँ पे फीफ बोला गया है, ठीक है। तो इस तरीके से नोबल क्लास है वो यहाँ पे आर्मी को मेंटेन कर रहा है, जिसको नाइट्स वहां पे बोला गया है। और ये जो नाइट्स हैं वो यहाँ पे
नीचे जो एग्रीकल्चर क्लास है, जो पीजेंट्री क्लास है, उसको एक तरह से प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रोडक्शन के बदले में ये पीजेंट्री क्लास क्या करेगा, ये पीजेंट्री क्लास इन नाइट्स की जमीन के अंदर क्या करेगा, फ्री में वहां पे काम करेगा। और ये यहाँ पे नोबल्स को, नाइट्स क्या करेंगे, नोबल्स को जब भी जरूरत होगी आर्मी की, या जब भी उसको सर्विस की जरूरत होगी, तो वो नोबल्स की सेवा में अपनी आर्मी लेकर चला जाएगा। और जब राजा को जरूरत होगी तो ये नोबल्स अपनी आर्मी लेकर राजा के पास जाएंगे। तो इस हायरार्की में आप देख रहे हो 3 मैन प्लेयर्स हैं, किंग, नोबल्स और ए पीजेंट्री क्लास। बीच में जो नाइट वाला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ से डेवलप हुआ है कि नोबल्स ने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे एक आर्मी को जनरेट किया, उस आर्मी को यहाँ पे नाइट का नाम दिया गया है। तो यही सिस्टम यदि आप देखोगे तो इंडिया में भी डेवलप हुआ है, सल्तनत काल में इसको एकता प्रणाली बोला गया है, ठीक है। और यदि आप मुगल काल में देखोगे तो इसको मनसबदारी सिस्टम बोला गया है, लगभग इसी से मिलता जुलता काम। और यदि आप साउथ के अंदर विजयनगर एम्पायर के अंदर इसको देखोगे तो वहां पे इसको नाइक सिस्टम बोला गया, वहां पे इसको नाइकर प्रणाली बोला गया, ओके। तो 3 मैन प्लेयर हो गए इस पूरे फ्यूडलिज्म के, किंग, नोबल्स और पीजेंट्री क्लास। और बीच का जो मिडल वाला पार्ट है वो नाइट्स का है, जो कि नोबल्स अपनी जमीन उस नाइट्स को दे रहा है आर्मी मेंटेन करने के लिए, एक तरह से वो अपनी ड्यूटी को यहाँ पे डिस्चार्ज कर रहा है, ओके। समझ रहे हो कि फ्यूडल पिरामिड ऑफ पावर कैसे काम कर रहा था उस समय के यूरोप के अंदर। The term is derived from a German word feud, which means a piece of land, and ISM related to principles of follow. कि फ्यूडलिज्म जो वर्ड है वो जर्मन वर्ड से बना हुआ है, फ्यूड जिसका मतलब होता है जमीन का एक टुकड़ा, और इसमें आईएसएम लगा हुआ है, उसका मतलब है कि जमीन के इस टुकड़े से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो किया जाना चाहिए। तो फ्यूडलिज्म का मतलब यह है कि जमीन के उस टुकड़े से है जिससे रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल थे जिनको हमेशा फॉलो किया जाना चाहिए। फ्यूडलिज्म वाज ए प्रोसेस दैट रिवॉल्व्ड अराउंड द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंड रिलेटेड मैटर्स। और फ्यूडलिज्म या सामंतवाद वो प्रोसेस थी जो कि नॉर्मली जो जमीन से रिलेटेड जो सिद्धांत थे उसके चारों तरफ इसका डेवलपमेंट हुआ है। ऑल सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ सोसाइटी वर लेड बाय द लैंड। तो उस समय की यूरोप के अंदर स्पेशली 19 टू 1300 की सोसाइटी को हम देखते हैं, तो उस समय की यूरोप में सारे सामाजिक, राजनीतिक और इकोनॉमिक अफेयर्स हैं वो इसी जमीन के टुकड़े के चारों तरफ डेवलपमेंट हुए हैं। यानी कि इसी जमीन के पार्ट को ही राजा के द्वारा नोबल्स को दिया जा रहा है, नोबल्स उसे अपने नाइट्स को दे रहे हैं, और नीचे पीजेंट्री क्लास के पास भी वो जमीन का पार्ट है। तो ये आपस में जो सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है ऊपर से लेकर नीचे तक ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इनके बीच में कॉमन क्या है, कॉमन है इन सब के बीच में जमीन, लैंड का पार्ट, क्योंकि इन तीन सब को आपस में जोड़ने का काम कर रही है लैंड, ठीक है। Features of the feudalism. Now, what are the basic features of feudalism? So, a king of agriculture production based on a kind of agriculture production based on the relationship between the lords and the peasants. ये एक प्रकार का एक वो सिस्टम था जिसमें कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता था, एग्रीकल्चर से जो उत्पादन होता था, वो जो लॉर्ड और पीजेंट है उनके बीच के जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर डिपेंड करता था। पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड्स ऑफ द लॉर्ड्स इन ल्यू ऑफ लेबर सर्विसेज। जो पीजेंट्री क्लास था वो जो अपना लोड होता था उसकी जमीन के ऊपर काम करते थे, एक तरह से अपनी लेबर सर्विस होती थी उसको रेंडर करते थे, और उसके बदले में उन्हें कुछ फैसिलिटी लॉर्ड्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती थी। ये फैसिलिटी सिंपल सी एक तो ये थी कि पीजेंट्स गोट द मिलिट्री प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉर्ड, कि लॉर्ड के द्वारा उन्हें सैनिक रूप से संरक्षण दिया जाता था। जब भी उनको आवश्यकता होती थी तो उनको खेत को बाहर से कोई भी अटैक होगा तो उनकी पीजेंट्री के जो खेत हैं, किसानों के जो खेत हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम लॉर्ड के द्वारा किया जाएगा। लॉर्ड्स डिसाइडेड द जुडिशियल मैटर ऑफ द पीजेंट्स। यदि पीजेंट्स के बीच में किसी प्रकार का कोई मोल मोटाव होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इस प्रकार के जो जुडिशियल मैटर हैं इसको भी लॉर्ड्स के द्वारा देखा जाता था। यानी लॉर्ड एक तरह से वहां पे जुडिशरी का काम भी करते थे, न्यायपालिका का काम भी करते थे। लॉर्ड वाज ऑल इन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंड्स। इस प्रकार से लॉर्ड को यदि बेसिकली देखें तो वो एक प्रकार से सभी प्रकार की जो जमीन थी, जितनी भी प्रॉपर्टी थी जमीन से रिलेटेड, उन सबका मालिक उसे कंसिडर किया जाता था। फ्यूडलिज्म कवर्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो उस समय के यूरोप में लोगों का जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो जीवन था, उन सबको यदि मिला लें तो उस सारी प्रोसेस को हम सामंतवाद बोल सकते हैं। तो ये फ्यूडल सिस्टम दोबारा से हम देखें तो सबसे ऊपर इस हायरार्की में किंग है, उसके नीचे टेनेंट इन चीफ यानी कि आपके जो नोबल क्लास है, और नोबल क्लास ने अपनी जमीन नीचे नाइट्स को दे दी है जिनको लॉर्ड्स भी आप बोल सकते हो, और उसके नीचे ये पीजेंट्री क्लास है। ये फ्यूडल सिस्टम यहाँ पे इस प्रकार से काम कर रहा है। उस समय का फ्रांस, द नेम ऑफ फ्रांस।
गोल वाज ए प्रोविंस ऑफ रोमन एम्पायर विद ए वाइड रेंज ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स। गोल उस समय की एक प्रोविंस था रोमन एम्पायर के समय, बड़े ज्योग्राफिकल फीचर्स के साथ। द जर्मनिक ट्राइब फ्रेंक्स कन्फर्ड दिस नेम टू गोल एंड इट लेटर बिकेम टू बी नोन फ्रांस। और जब नॉर्थ से जब जर्मन ट्राइब्स ने गोल के ऊपर अपना अटैक किया तो वहां पे उन्होंने इस एरिया को फ्रेंक का नाम दिया, जो कि बाद में चलकर धीरे धीरे फ्रांस के रूप में स्थापित हो गए। ओके फ्रेंड्स, ये पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 हम जल्दी ही शुरू करते हैं। तब तक थैंक्स, बाय बाय।